यहाँ पे हमें ध्यान रखना है इस चीज का कि जो हमारे पास ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये जो चैनल है, अब ये हमेशा ओनली ग्लूकोज का ही ट्रांसपोर्ट करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये हमारे पास जो चैनल था है ग्लूकोज का और यहाँ पे सोडियम की एंट्री और एग्जिट कर देगा। जितने भी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं अपने काम को लेके। स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमारे पास ये जो बी चैनल था वो किसके लिए था? सोडियम के लिए था। तो ये हमेशा सोडियम की ही एंट्री करेगा या सोडियम की एग्जिट करेगा। सोडियम के अलावा कभी ग्लूकोज को नहीं अंदर लेके आएगा। अब हमने यहाँ पे क्या कहा, जो सी चैनल किसका था? ग्लूकोज के लिए है। अब यहाँ पे इन्होंने दो दो चीजें दी गई है कि जो हमारे पास ग्लूकोज है वो सेल के अंदर कैसे कैसे आ सकता है। एक मेथड तो ये है कि वो पैसिव तरीके से, मतलब बिना एनर्जी का यूज करके आ सकता है अंदर। और सेकंड मेथड ये है कि कई बार क्या होता है, सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है बाहर के कंपैरिजन में, तो उस केस में उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ता है, मतलब एटीपी का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर आ रहा है, ये पैसिव प्रोसेस से भी आ सकता है और एक्टिवली भी आ सकता है। तो ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास एक चैनल ऐसा होता है जो हमेशा ही प्रोटीन के साथ ही काम, सॉरी, हमेशा एटीपी के साथ ही काम करेगा। मतलब एनर्जी उसको चाहिए काम करने के लिए, और इनको हम पंप भी बोलते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप का, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में जितने भी सेल है ना, एक चीज आपको भी बता देती हूँ यहाँ पे, हो सकता है आपको समझ ना आए लेकिन टाइम के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगी। हमने क्या देखा है कि जितने भी हमारी बॉडी में सेल है, उन सब के अंदर हमने क्या देखा कि जो पोटेशियम होता है ना, इस पोटेशियम आयन की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा हाई होती है, सबसे ज्यादा हाई। और एक चीज हमने क्या देखी कि जो हमारे सेल के अंदर का एक मेम्ब्रेनस पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो क्या होता है? नेगेटिव होता है बहुत ज्यादा। और कितना नेगेटिव होता है? -70 मिली वोल्ट होता है। अब यहाँ पर इसका रीजन क्या है? वो रीजन वही आता है, सोडियम पोटेशियम पंप। अगर आपको ये चीज यहाँ पर समझ आ गई तो भी ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, टाइम के साथ साथ आ जाएगी। हमारी सेल में जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उन सब में एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है। और ये पंप कैसे काम करता है? एटीपी का यूज करके काम करता है। ये क्या करता है? एक एनर्जी का यूज करता है, और यहाँ पे सेल के अंदर सोडियम प्रेजेंट होता है, 3 सोडियम को बाहर निकालता है, 3 सोडियम को, एंड सेम टाइम पे 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आता है। तो आप खुद ही देखिए, खुद ही मुझे बताइए, अगर हमारे पास एक ऐसा पंप है, जब भी ये और ये हमेशा काम करता है, अभी भी काम कर रहा है, एक एटीपी का यूज करता है, 3 सोडियम को बाहर निकाल रहा है, और हमारे पास 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आ रहा है। तो इससे तो हमें साफ साफ पता चल ही रहा है कि जो पोटेशियम आयंस होगा उसकी कंसेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होगी। अब मैंने क्या कहा कि सेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है, आप इसको ये समझ लेते हो कि चार्ज मान लो आपकी कितना चार्ज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हमने क्या कहा, क्या है? -70 मिली वोल्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ये नेगेटिव है और बाहर वाला हमारे पास पॉजिटिव है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सेल के अंदर से ज्यादा पॉजिटिव बाहर जा रहा है और कम पॉजिटिव अंदर आ रहा है। तो बाहर वाले की कंपैरिजन में ये क्या है आपका? -70 मिली वोल्ट क्या है? ज्यादा नेगेटिव है। और किस वजह से? ड्यू टू दिस पंप, सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। मतलब जो एनर्जी का यूज करके पंप करता है, 3 सोडियम को बाहर लेके जाता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आता है। और ये कैसे काम करता है? ये हमेशा आपका एक्टिवली ही काम करता है। लेकिन हमारे पास जो ग्लूकोज का चैनल है, वो आपका एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से काम कर सकता है। ये आपको समझ आया इसके बारे में? सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में कुछ हल्का हल्का कुछ आइडिया हुआ आपको? मेरे पास यहाँ पे कुछ और भी पिक्चर्स आप देख सकते हो। जैसे हमारे पास इसको बहुत अच्छे तरीके से एक ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर आता है हमारे पास, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। वहां पे हम जब आपका एक इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे ना कि एक इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है, वहां पे काफी ज्यादा डिटेल में है ये। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये हमारे पास क्या साइटोसोल है, मतलब साइटोप्लाज्म है, और इस सेल के बाहर वाला एरिया है, और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो चैनल है, इस चैनल का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। तो नॉर्मल देख सकते हो कि नॉर्मल कंडीशन में सोडियम बाहर जाता है और पोटेशियम क्या होता है? आपका अंदर आता है। जैसे ही एटीपी यहाँ पे बाइंड होती है, तो बाइंड होने के साथ आप देख पा रहे हो
पोटेशियम ये यहाँ पे इन्होंने ऑरेंज से रिप्रेजेंट किया है कि ये अंदर आता है और आपका सोडियम क्या होता है, बाहर जाता है। और ये जो यहाँ पे जो चैनल बना हुआ है, ये चैनल किसका बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल है ना, उस प्रोटीन चैनल्स की वजह से ही होती है। जो हमने देखा यहाँ पे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, उन प्रोटीन का यही काम है, चैनल्स बनाना है यहाँ पे। और किसमें हेल्प करते हैं, फिर यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपको आइडिया हुआ कुछ कुछ चीजों का। जैसे अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक डायग्राम और देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे क्या है, एक चैनल बना हुआ है। और चैनल किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। और ये चैनल किसके लिए स्पेसिफिक है, ग्लूकोज के लिए। अब इस सेल के आउटर वाला एरिया है और इस सेल के इनर वाला एरिया है, ये वाला। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मली क्या है, बंद है, देख पा रहे हो कि चैनल ऐसे यहाँ पे क्लोज दिखाया गया है। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज यहाँ पे बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद देखिए पहले ये अंदर की तरफ बंद था और बाहर की तरफ ओपन था आपका, ये वाला एंड देखिए बाहर की तरफ ओपन है। लेकिन बाइंड होने के बाद ये वाली चीज आपकी क्लोज होगी, ये वाली आपकी ओपन होगी, और ग्लूकोज क्या चला गया, आपका सेल के अंदर चला गया, डिसोसिएशन हो गया वो आपका प्रोटीन से। तो आपको यहाँ पे इस डायग्राम से क्या चीज समझनी है कि जब भी हमारी जो चैनल प्रोटीन होती है उस पर कोई भी मॉलिक्यूल आकर बाइंड होता है ना, तो उस चैनल के अंदर क्या होते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होते हैं। चेंज होने के बाद ही क्या होता है, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसका क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज आपका एंटर हो गया और ये चैनल क्या हो गया, हमारा फ्री हो गया। तो फ्री होने के बाद ये चैनल आपका इस वाली कंडीशन में आ गया, रिकवरी होगी, मतलब अंदर की तरफ बंद और बाहर की तरफ आपका ओपन। समझ पा रहे हो आप इसको? तो अब यहाँ पे एक तो हमने पढ़ा था आपका ओनली सिंगल डिफ्यूजन। कि डिफ्यूजन क्या होता है, हमारे पास हाई कंसंट्रेशन से जब भी कोई चीजें क्या जा रही है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, तो उसको हमने कहा था, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। और इसे हम सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं। लेकिन एक डिफ्यूजन हमारे पास होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का मीनिंग तो यही हो गया, हाई कंसंट्रेशन से कोई भी लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें आ रही है। लेकिन अगर डिफ्यूजन क्या हो रहा है, कोई ना कोई फैसिलिटेट कर रहा है, मतलब कोई ना कोई वहां पे एजेंट है जो उसकी हेल्प कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो कि हम यहाँ पे किसी प्रोटीन की हेल्प ले रहे हैं इस ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये जो प्रोटीन जो यहाँ पे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, वो ओनली यहाँ पे इसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई एनर्जी का यूज नहीं कर रहा है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ ही जा रही है, बट यहाँ पे ये प्रोटीन क्या कर रही है, ये प्रोटीन इस ग्लूकोज को फैसिलिटेट करवा रही है, ट्रांसपोर्ट करवा रही है। तो उसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या यहाँ पे किसका दिखा रहा है, ग्लूकोज का दिखा रहा है, जिसमें क्या हुआ, ऑल्टरनेटिंग कन्फर्मेशन, मतलब कन्फर्मेशन चेंजेस हो रहे हैं। जो यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, ग्लूकोज की पहले तो बाइंडिंग करवाते हैं, और बाइंडिंग करवाने के बाद उसको आप सेल के अंदर भेज दो या फिर सेल के बाहर भेज दो, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो यहाँ पे हमने क्या चीज देखी, अभी हमने यहाँ पे देखा ट्रांसपोर्टेशन का। अब एक बार पहले मैं यहाँ पे रीड कर देती हूँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके बाद ही करूंगी क्योंकि बहुत सिंपल सही है। अब फंक्शन क्या क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो अभी भी हमने बातें की। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला फंक्शन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्रोटीन का कोई भी मॉलिक्यूल है उसका वहां पे ट्रांसपोर्ट करवाना। जैसे एक सिंपल सी बात बताती हूँ आपको, एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। एक मिनट, इसके लिए आप मुझे ना पहले एक स्लाइड ही ओपन करने दीजिए, एक मिनट वेट। किसी किसी को पता होगा, हो सकता है किसी किसी को पता ना हो। हमारे पास ये सेल है, ठीक है, और हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की ही बात कर रहे हैं। अब सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास, ये है साइटोप्लाज्म। और हमारे पास एक सेल ये वाला मान लेते हैं। अब होता क्या है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। जो हमारा नॉर्मल कंडीशन में ये क्या, ये कौन है, ये न्यूक्लियस है। मैं इसको रब कर देती हूँ, ये वाला पोर्शन, एक मिनट वेट।
जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये डीएनए क्या होता है आपका, आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब हमारा डीएनए आरएनए की फॉर्म में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जो आरएनए है, आरएनए जब बन जाता है तो ये आपका कहाँ मूव कर जाता है, न्यूक्लियस को छोड़ के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और बाद में फिर ये आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और यहाँ पे प्रोटीन बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ऑर्गेनेली होती है जिसका नाम है राइबोसोम। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है। तो राइबोसोम क्या करती है, इस आरएनए को प्रोटीन में, मतलब आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प करती है। जब हमारा आरएनए आपका प्रोटीन बनाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं इसको, सॉरी ट्रांसलेशन कहते हैं। राइबोसोम हेल्प कर रही है। लेकिन देखिए प्रोटीन बनी कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में बनी है। अब प्लीज आप रिकॉल करो इस चीज को, अभी अभी हमने कहा जो हमारी ये सेल मेम्ब्रेन है, और इवन न्यूक्लियस के अंदर भी सेल, सबके अंदर ही मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट है। लेकिन क्या आपने सोचा ये प्रोटीन कहाँ से आया, प्रोटीन कहीं ना कहीं से तो सोर्स तो होगा कुछ ना कुछ प्रोटीन का। और भी हमारी बॉडी में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जहां जहां प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो देखिए सारी प्रोटीन जितनी भी बनती है ना हमारी बॉडी में, वो सारी साइटोप्लाज्म में बनती है। लेकिन इसके बाद इस प्रोटीन की जहां जहां जरूरत होगी ना, ये वहां वहां ट्रांसपोर्ट हो जाती है। मान लेते हैं इस प्रोटीन की जरूरत कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है, ये वहां पे चली जाएगी। एक दूसरा सेल है, इस सेल के अंदर जो प्रोटीन बने, इसकी जरूरत हमारे पास यहाँ पे थी, तो इसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना है। तो जितने भी हमारे पास मेन काम, जब इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा तो एक सबसे बड़ा मेन बैरियर कौन आएगा बीच में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर इसको क्रॉस करना है, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें हेल्प करेगी, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी। अब यहाँ पे तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम यहाँ पे प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हमने बात की वाटर की, बात की ग्लूकोज की, बात की कि सबकी जरूरत होती है, ये सबका ट्रांसपोर्ट करना है। और सब चीज के लिए हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है, इसी को ही हमें क्रॉस करके जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या लिखी गई थी फंक्शन में, कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करवाना चाहते हैं, अब मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है टू द सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट। ईदर साइड का मतलब क्या है, इधर मतलब होता है ना या तो ये या तो ये। मान लेते हैं एक सेल है, अब सेल के अंदर कुछ एक्सिस प्रेजेंट है और सेल के बाहर कुछ वाई है। अब आप इस y को अंदर भेजना चाहते हो, x को बाहर भेजना चाहते हो। अब आप अंदर करना चाहते हो, बाहर करना चाहते हो, कौन करता है, हमने कहा सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल जो है उसके लिए फिर हम किसका हेल्प करते हैं, इन चैनल प्रोटीन का हेल्प करते हैं, कि तभी x वाली चीज बाहर आ पाएगी, y वाली आपकी इस चैनल के थ्रू अंदर आ पाएगी। तो मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट। सो मैनी मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं, कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनको किसी भी प्रोटीन की या किसी भी प्रोटीन की या किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो आपके बिना एनर्जी का यूज करके ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, उसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन कौन करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो कैसे न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब है ना उनके पास कोई चार्ज, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव है, तो वो इजिली मूव कर सकते हैं मेम्ब्रेन को। और कैसे कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। जैसे भी आपने वहां पे लिया ऑक्सीजन का एग्जांपल लिखा, कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास एक सिंपल गैस है, वो आपका आराम से मूव कर जाती है आपके सेल से बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। और कैसे मूव करती है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। उसके बाद यहाँ पे अगर हमें वाटर का मूवमेंट करना है, तो वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और जो वाटर का मूवमेंट होता है बाय द डिफ्यूजन, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। अब अगेन एक लाइन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है और हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी होता है, दोनों ही वो कैरी करते हैं। वो कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है, अभी भी हमने पढ़ा, जो हमारे पास लिपिड की टेल होती है, ये कैसी होती है, नॉन पोलर है, और साथ में कैसी, हाइड्रोफोबिक है। तो हमारे पास ये जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल को कभी भी वहां से क्रॉस नहीं होने देगा।
तो उस केस में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वही बात आ गई कैरियर प्रोटीन की। एक हमारे पास होती है कैरियर प्रोटीन और एक हमारे पास होती है चैनल प्रोटीन, पर दोनों ही प्रोटीन और दोनों का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ही करना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एज अ पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड। तो नॉन पोलर लिपिड को पोलर मॉलिक्यूल कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। सो दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो अगर हम मेम्ब्रेन के अक्रॉस में कोई भी चीज किसी भी पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, उस केस में हमें वहां पे कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। सो अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल, कुछ आयंस ऐसे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एक होता है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जब हम जाते हैं हाई टू लो की तरफ तो वो हो गया अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम बात करें अगेंस्ट, तो अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया, अगर हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, एनर्जी का यूज करते हैं। तो और उसमें कौन चले आते हैं, आयंस चले आते हैं। अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अमनजोत बस यहाँ पे एंड होने ही वाला है, आप बस 2 मिनट का वेट कीजिए, मुझे इतना ही करवाना है अभी। तो यहाँ पे क्या, a few ions or molecules are transported across the molecule against the concentration gradient from lower to the higher concentration। जब चीजें आपकी लो टू हाई जाती है तो ऐसे ट्रांसपोर्ट में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, वहां पे हम एनर्जी का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एटीपी, तो इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड एंड उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जांपल लेते हैं सोडियम पोटेशियम पंप का। जो भी आपने फिगर देखा कि हमारे पास जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो यहाँ पे किसका यूज कर रहा है, देखिए एटीपी जब यहाँ पे बाइंड होती है तो एटीपी बाइंड होने के बाद ही हमारे पास जो ये पोटेशियम है ये अंदर आ पाता है, सोडियम आपका बाहर जा पाता है। तो इसको हम कहते हैं इसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जो क्या कैसे काम करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे एनर्जी का यूज होता है। तो ये हमारे पास था फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको इतना क्लियर हो गया सबको? अमनजोत, दिलप्रीत, गौरी, कोमल? यस मैम। ठीक है, एक काम करते हो, यस मैम। ठीक है, फिर आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो थोड़ा सा फिर कल ही करवा देती हूँ। आप अमनजोत फिर लीव कर सकते हो। हम करवाएंगे। और गौरी, दिलप्रीत, कोमल, आप बताइए, आपको समझ आया? हाँ जी दी। यस मैम। गौरी, आपने तो चलो पहले भी किया है, आपको कुछ नई चीजें लगी यहाँ पे? ओके गौरी, ऐसा आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी एक काम करते मैं करवा ही देती हूँ आपको, वो फिर रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हमारे पास देखिए जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, हमने क्या कहा था, ये किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। और ये मॉडल हमें किसके बारे में बताता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताता है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास लिपिड है उसका नेचर कैसा है, क्वासी फ्लूइड है। ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास प्रोटीन है उसके अंदर लिपिड्स भी प्रेजेंट है और वहां पे प्रोटीन भी प्रेजेंट है। लेकिन सिंगर और निकोलसन ने बताया कि लिपिड का नेचर कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड, मतलब वो आपका फ्लूइड होता है नेचर में, जो क्या करवाता है, लेटरल मूवमेंट करवाता है प्रोटीन की विद इन द बाइलेयर। इसका मीनिंग ऐसा है, अगर मैं आपको थोड़ा सा भी बताने की कोशिश करूं, कि जब हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने बहुत बार अगर कभी ऐसा नोटिस किया है कि हमारे पास एक पानी का टब है या कोई भी टैंक है, और वहां पर क्या चीज होती है कि अगर आप वहां पे कोई भी आप एक वुडन पीस डाल दो, तो वुडन पीस अगर हमने डाल दिया और वो आपका नीचे सेटल डाउन हो गया, तो हमें ऐसे लगता है कि वो आपका ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, वो आपका ऐसे चल रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन वो होता ऐसे ही है नेचुरल में। ऐसे कभी नोटिस किया आपने कि वो इस तरीके से आपको अपीयर हो रहा हो? अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया तो आप उस चीज को जरूर नोटिस करना। अब होता क्या है कि जैसे हमारे पास लिपिड बाइलेयर है, तो उसमें बीच बीच में इंटरवल के बाद कौन होते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे कि जो हमारे पास लिपिड है
वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लूइड होता है इसकी वजह से, मतलब हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है नेचर में, और यही क्या करवाता है उसकी, मतलब यहाँ पे जो लिपिड है वो आपका मूवमेंट शो करता है। बहुत सारे लिपिड ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर पाते हैं, बट प्रोटीन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हमारे पास लिपिड मॉलिक्यूल मूवमेंट शो करता है तो हमें क्या लगता है कि हमारे पास प्रोटीन की भी मूवमेंट हो रही है, बट एक्चुअल में मूवमेंट कौन करता है, लिपिड्स करते हैं। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, एक मिनट। यहाँ पे जैसे ये आपकी ना पूरी एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई थी। हमने क्या काम किया, हमने एक ना पूरी आपकी एक चेन ले ली लिपिड बाइलेयर की। जैसे ये हमारे पास, ये तो जो यहाँ पे वो डाल दिया जस्ट उसको उन्हें समझाने के लिए। हमारे पास ये रेड कलर वाली ऊपर है और मान लेते हैं ये ब्लू वाली क्या है, नीचे है। तो हमने यहाँ पे ना लिपिड की मूवमेंट को स्टडी किया और यहाँ पे प्रोटीन्स भी थी हमारे पास। तो हमने क्या देखा, जब हमारे पास इन्वेस्टिगेशन हुआ तो हमने ये चीज नोटिस की कि जो लिपिड आपके नीचे थे, कुछ टाइम के बाद हमने उनको ऊपर देखा। और मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक कलर और ले लेते हैं, ये लेते हैं, हमारे पास ये है येलो वाला, येलो वाला भी ऊपर है। तो कुछ टाइम बाद हम क्या देख रहे हैं कि येलो वाला हमें नीचे मिल रहा है, लेकिन प्रोटीन जहां थी वो वहीं की वहीं है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो लिपिड है वो अपनी यहाँ पे पोजीशन चेंज कर सकता है। इसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट करना। लेटरल में तो क्या होता है, एक्चुअली आपके ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे ये आपकी रेड वाली थी, आपकी ये येलो वाली और आपकी रेड वाली है, ये आपका येलो वाला इधर चला गया, रेड वाला इधर आ गया, इसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। एक्चुअली जो मैंने आपको भी बताया ना, ये होती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है नीचे वाला ऊपर आ जाना, ऊपर वाला नीचे आ जाना। लेटरल मूवमेंट होता है जैसे यहाँ पे ये वाला था, अब अगर मैं यहाँ पे बनाऊं इसको चेंज करके, तो जहां पर रेड वाला है वहां पे हमारे पास कौन आ चुका है, येलो वाला। और उसके बाद हमारे पास जहां ये आपका येलो वाला था वहां पे आ चुका है, एक मिनट वेट, जहां पे हमारे पास ये येलो वाला था यहाँ पे आ चुका है रेड वाला। तो इसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। समझ आ रहा है आपको कि लिपिड्स क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन चेंज नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो लिपिड उसका नेचर कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड होता है, और इसकी वजह से ही मतलब आपका फ्लूइड ही आपका मूव कर सकता है, जो क्या करवाता है, लेटरल मूवमेंट करवाता है। अब जो पोजीशन है, मतलब इसके साथ ही लिपिड अगर मूव करेंगे तो प्रोटीन की पोजीशन भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, लेकिन प्रोटीन एज इट इज आपकी मूव नहीं कर पाती है जितना आपका लिपिड होता है बाइलेयर के अंदर मूव करता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो यहाँ पे एबिलिटी जो होती है मूव करने की, किसकी होती है, लिपिड मूव करते हैं विद इन द मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है कि प्रोटीन भी वहां पे मूव कर रही है, बट एक्चुअली जो मूव करने वाला नेचर होता है वो आपका लिपिड का ही होता है। सो फ्लूइड नेचर किसका होता है, मेम्ब्रेन का, इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक द सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ, अगर आपको दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन करना है, इनके बीच में आपको जंक्शन चाहिए, तो वहां पे क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपका फ्लूइडिटी होनी चाहिए, उसमें भी हेल्प करता है, सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप इसकी एक्सटेंशन करवाना चाहते हो अंदर की तरफ, तो उसमें भी हेल्प करता है, और इवन सेल डिवीजन में भी आपका हेल्प करता है। ये वाला पोर्शन हम आपका कल ही कर लेंगे बाद में, बट आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया लेटरल मूवमेंट क्या होती है।